नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल GSY भवेश कुमार में। आज हम लोग ये सामान्य विज्ञान का लूसेंट का दूसरा वीडियो गति का अध्याय का बना रहे हैं। पहला वीडियो फर्स्ट चैप्टर मापन का बन चुका है, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे गति के बारे में। ये हम लोग ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, गति चैप्टर का सभी थ्योरियों को देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गति, मोशन। विराम और गति से संबंधित सभी थ्योरियों का अध्ययन किया जाएगा। तो बात करें तो विराम एंड मोशन। अधिक किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गति अवस्था कहते हैं। अर्थात बात करें कि गति उसको बोलेंगे अगर कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो उसे गति कहेंगे। जैसे चलती ट्रेन हो गया, चलती ट्रेन पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है, अतः वह गति होती है। समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष यदि स्थान नहीं बदलता तो उसे विराम अवस्था कहते हैं। फिर अब दूरी की बात करें तो दूरी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु दो जगह है, ए और बी, तो इसमें अगर इस मार्ग की कुल लंबाई को ही अगर एक ए और बी के जगह गया तो मार्ग की कुल लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दूरी ऋणात्मक होता है धनात्मक होता है। यहाँ दूरी आपका धनात्मक हमेशा होता है। अब बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कोई ए जगह है, कोई और बी जगह है, ए और बी है। अगर इसका न्यूनतम दूरी हो मिनिमम तो उसी मिनिमम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन आपका हो गया सदिश राशि। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। फिर ये ध्यान देने योग्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल की बात करें तो चाल आपका अदिश राशि हो गया। कोई भी वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। चाल एक आपका अदिश राशि हो गया। इसका SI मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। वेग की चर्चा करें, वेलोसिटी। किसी वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करता है उसे वेग कहते हैं। वेग आपका हो गया सदिश राशि, मतलब निश्चित दिशा है, डायरेक्शन, इसीलिए आपका सदिश राशि होगा। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब औसत चाल की चर्चा करें तो औसत चाल हो जाएगा एवरेज स्पीड। जब कोई वस्तु अलग अलग चालों से समान दूरी तय करता है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को करता है तो उसको एक औसत चाल निकाला जाता है। उसके लिए सूत्र हो गया आपका, मान लीजिए कि अगर कोई दूरी V1 चाल से कुछ दूरी तय करता है और कुछ दूरी V2 से करता है तो उसका औसत चाल हो जाएगा 2V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2 हो जाएगा। फिर यदि वस्तु अलग अलग चालों से समान समय तक चलती है तो यदि आधे समय में कार की V1 चाल और यात्रा के आधे समय में V2, तो संपूर्ण औसत हो जाएगा V1 प्लस V2 बटा 2 हो जाएगा। अब त्वरण की चर्चा करें, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा सदिश राशि होगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान होता है, तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग परिणाम समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक हो गया। अगर स्पीड किसी का वस्तु का अगर समय के साथ बढ़ रहा है तो वो आपका हो गया धनात्मक त्वरण। अगर किसी का समय के साथ वेग का मान घट रहा है तो हो जाएगा आपका ऋणात्मक। अगर बढ़ेगा तो धनात्मक और घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा, जिसे मंदन भी बोलते हैं। जब ऋणात्मक होता है तो उसको मंदन कहते हैं। तो हो गया आपका त्वरण। आगे बात करें एक समान त्वरण, तो कुछ यहाँ दिया गया है। एक समान त्वरण से गैलीलियो के समीकरण, ये समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि नोमरिकल इससे बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है। आपका हो गया V बराबर U प्लस AT। इससे भी आपका हो गया नोमरिकल बनता है। आपका हो गया V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर बराबर प्लस 2AS। S बराबर हो गया आपका UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपका एक हो गया SN। मतलब चारों ये फार्मूला एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। S बराबर एक हो जाता है U प्लस हाफ
ये इंटू 2n-1 और आयसन हो गया वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। ये सभी त्वरण से संबंधित और डिस्प्लेसमेंट से संबंधित सवाल है। अब ग्राफ संबंधित कुछ सवाल है जो टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है। ग्राफ संबंधी, गति संबंधी ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। अगर विस्थापन समय ग्राफ का बात करें तो आपका हो गया विस्थापन, ये हो गया आपका, समय इधर हो गया। ये जो आपका दिखा रहा है α1 और α2 कौन, जो ये और बी है, ये है आपका, ये बी है। ये दिखा रहा है कि वस्तु की प्रवणता, ये जो चाल प्रवणता होता है ये आपका सदिश राशि होता है। आपका ये का चाल प्रवणता ग्राफ दिखा रहा है अधिक है और बी का कम है। यदि किसी वस्तु का एक सरल ग्राफ एक समान वेग से गतिशील है तो उसका एक सरल रेखा ग्राफ होता है। हमने जिसका जैसा भी ग्राफ होगा, अगर पूछेगा विस्थापन समय ग्राफ का एक सीधी रेखा में होता है। प्रवणता उस वस्तु की चाल बतलाती है, ये प्रवणता वस्तु की चाल बतलाती है। जो जितना बड़ा ये है, जितना डिग्री बड़ा बनेगा तो उसका चाल, प्रवणता चाल अधिक होगा, जिसका कम बनेगा तो कम होगा। फिर दूसरा है आपका ग्राफ वेग समय ग्राफ। इसका चर्चा करें, देखें तो वेग समय ग्राफ एक समान गति के लिए पहले है। यदि किसी वस्तु का एक समान गति कर रही है तो वेग नियत होता है, तो वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा जो अक्ष का समानांतर होगा, जैसा चित्र में दिखाया गया। एक समान गति ग्राफ होगा जो है नहीं, ये समय के अक्ष के बराबर समानांतर होगा। ये हो गया आपका वेग समय एक समान गति के लिए ग्राफ हो गया। अब एक समान त्वरित गति के लिए, अगर एक समान त्वरित गति होगा तो उसका सीधा ऊपर की ओर बीच में रहेगा, तो इसका अर्थ एक समान त्वरण के लिए हो जाएगा। अब बात करें वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति की चर्चा करें तो सर्कुलर मोशन, जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वस्तु एक समान चाल गति करती है तो एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है। अगर कोई भी वस्तु अगर 10 की स्पीड से घूम रहा है, तो अगर यहाँ पर 10 से ही लगातार घूम रहा है तो उसमें त्वरण निश्चित होगा, क्योंकि तो दिशा हर एक समय बदल रहा है, तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जिसका वो समाप्त हो जाता है, लेकिन 10 से ही चलेगा। अगर वृत्तीय गति कोई वस्तु एकदम फिक्स अगर 10 मीटर पर सेकंड वेग से भी चल रहा है तो उसका अर्थ उसमें एक समान त्वरण है। फिर आपका कोणीय वेग हुआ। कोणीय वेग हुआ, कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार है, केंद्र पर एक सेकंड में जितना कोण बनाता है उसे कोणीय वेग कहते हैं। फिर से सुने, कोणीय वेग उसे बोलेंगे जैसे कोई भी वस्तु वृत्ताकार में घूम रहा है तो केंद्र पर कोण बनाएगा, कोण जो बनाएगा एक सेकंड में जो बनाएगा उसी को कोणीय वेग कहते हैं। जैसे यहाँ कोणीय वेग दिया गया है, कोणीय वेग को W ओमेगा से सूचित किया जाता है और ओमेगा बराबर हो गया थीटा बटा टी। टी हो गया आपका समय और थीटा हो गया केंद्र पे बनाया गया कोण, तो आपका हो गया ये कोणीय वेग। फिर से बोल देते, कोणीय वेग कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो केंद्र पर बनाए गए एक सेकंड में जितना कोण बनाता है उसे कोणीय वेग कहते हैं। इसका हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड हो जाएगा मात्रक, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकंड। यहाँ दिया गया है फिर से एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2πn। यदि एक चक्कर में रेखा OP, फिर r त्रिज्या एक सेकंड में n चक्कर है तो एक सेकंड में वृत्त की परिधि। इसको आगे फिर से दिया गया है, इसका कोणीय कण का रेखीय वेग 2πrn हो जाएगा। 2πrn लिखा है, फिर r को अलग कर दिया है। v बराबर W बराबर 2πn पढ़े थे भी, तो v बराबर हो गया ओमेगा r। तो ओमेगा बराबर दिया आपको लिख के, तो उधर फिर से मान बैठा के तो ओमेगा बराबर 2πn निकल गया। तो रेखीय वेग बराबर हो गया कोणीय वेग गुना त्रिज्या। तो ये हो गया आपका संबंधित, ये भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब आए टॉपिक परिक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई भी वस्तु जैसे क्रिकेटर है खेल रहा है, यहाँ से गेंद मारा तो कुछ ना कुछ डिग्री बना के जाके कहीं ना कहीं बाउंड्री के अंदर या बाउंड्री के बाहर गिरता है। ये जो ऐसे जाता है इसी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। परिक्षेप्य गति, कोई बच्चा जैसे कोई गेंद फेंका या कुछ भी हवाई जहाज जैसे गया फिर लैंड कर गया, ये जो मोशन हो गया ना, इसी को हम लोग परिक्षेप्य प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और फिर अगर देखिए इसमें 3 चीज़ हो जाएगा, इस बात करें इसमें हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय हो जाएगा जिसको उड़न काल बोलेंगे। फिर कुछ मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, कितना हाइट गया, तो ये आपका हाइट हो गया। आपका यहाँ से यहाँ जैसे मान लो A से B के जगह गया तो ये हो गया आपका परिसर, रेंज। तो इसमें 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा। कोई भी वस्तु अगर एक जगह से दूसरे जगह ऊपर उड़ के फेंकेंगे तो उसमें एक चीज़ हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ, ये हो गया आपका
यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय लग गया तो उसको उड़न काल बोलेंगे। यहाँ से यहाँ जाने में मैक्सिमम हाइट को प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई बोलते हैं एच, और यहाँ से यहाँ जो दूरी तय करेगा इसको बोलते हैं हम लोग परिसर, कि लंबाई कितना गया नीचे में आखिर। तो यहाँ तीनों का फॉर्मूला दिया गया आपका। उड़न काल का है टाइम आपका, उड़न काल का टाइम टी बराबर है 2u साइन थीटा बटा जी। टी बराबर है 2u साइन थीटा बटा जी। आपका ये 2 हो गया, u हो गया आपका प्रारंभिक वेग, u हो गया आपका प्रारंभिक वेग, साइन थीटा ये जो हो गया आपका बनाया गया कौन, बनाया गया जो आपका जहाँ से कोई भी वस्तु प्रक्षेप करेगा उस x के साथ बनाया गया समतल सतह के साथ बनाया गया कौन थीटा होता है। तो आपका हो गया वो थीटा जी हो गया आपका गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो ये आपका हो गया उड़न काल। उड़न काल बराबर हो जाएगा समय कितना लगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में, उड़ा कितना टाइम, तो हो गया आपका टी बराबर टी, यहाँ से फिर से लिख देते हैं 2u साइन थीटा बटा जी। अब फिर अगला देखते हैं आपका h बराबर चर्चा करें। h बराबर हो जाता है आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। कोई भी वस्तु जो ऊपर फेंकेंगे वो कितना टाइम तक ऊपर रहेगा और मैक्सिमम जो ऊंचाई जाएगा कितना ऊंचाई जा सकता है। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग, और साइन थीटा हो गया आपका थीटा का मान हो गया, जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण। इससे आपका हाइट निकल जाएगा कितना वस्तु कोई भी उड़ा। तो फिर से एक बार बनाते हैं, जैसे ए और बी जगह है, यहाँ से यहाँ वस्तु अगर ऊपर से नीचे गया तो यहाँ 3 चीज़ मिलेगा हमको, एक टी मिलेगा, एक एच मिलेगा, एक आर मिलेगा। हम लोग पढ़ लिए टी बराबर पढ़े, फिर से कर रहा है रिवीजन 2u साइन थीटा बटा जी, और पढ़े एक और आपका h बराबर पढ़े u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो आपका पढ़े। अब अगला देखते हैं आपका आर रेंज का। रेंज बराबर होता है कि कितना जगह गया दूरी। आपका आर बराबर हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ये हो गया आपका रेंज बराबर आर बराबर की वस्तु पृथ्वी कितना दूरी पर जाकर गिरेगा। तो थीटा हो गया आपका, तो ये हो गया आपका। अब इसमें बात करें तो अगर 2 थीटा है, अगर थीटा का मान 45 रहेगा तो आर मैक्स का मान हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन 90 डिग्री बटा जी। 90 साइन 90 डिग्री का मान ये हो जाएगा, और तो हो जाएगा आर मैक्स का मान हो जाएगा u स्क्वायर बटा जी। अर्थात थीटा जब 45 डिग्री हो तो अधिकतम वस्तु दूरी तय करेगा। अतः एक क्रिकेटर यदि 45 डिग्री कोण के साथ वस्तु को मारे तो मैक्सिमम दूरी तय करेगा। तो ये आपका आर का फॉर्मूला हो गया, ये आपका एच का हो गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी एग्जाम होता है टेक्नीशियन या रेलवे सभी एग्जामों में ये सब संबंधित सवाल पूछा जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने ही बतलाया था कि प्रकाश में 7 रंग होता है। फिर देखते 3 नियम दिया था। इसका जो चर्चा करता है 1687 में ही दिया था, और पुस्तक का नाम पूछा जाता है, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया, उसी में ध्यान। तो हम लोग पहले नियम की चर्चा करें। पहला नियम है कोई भी वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था तब तक बनाए रखना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, अर्थात प्रारंभिक अवस्था बनाए रखना चाहती है। तो फिर प्रारंभिक अवस्था, इसी से जड़त्व का भी परिभाषा मिल जाता है। तो वस्तु का जब देखा गया तो प्रारंभिक अवस्था परिवर्तन में ही परिवर्ती होने को जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। कोई भी वस्तु या प्रकृति का एक नेचर होता है, प्रारंभिक जो अवस्था उसी अवस्था में रहता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था बदलना चाहता नहीं है, उसी गुण को इनर्शिया कहते हैं, अर्थात जड़त्व एक प्रकार का गुण है। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसलिए प्रथम नियम से जड़त्व के बारे में पता चलता है, इसलिए जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के प्रथम नियम। और इसी से आपका बल का परिभाषा भी मिल जाता है। बाह्य कारक है, विरामावस्था को बदलना, परिवर्तन किया जा सके। तो प्रथम नियम की परिभाषा, बल की परिभाषा भी न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलता है। कुछ आप देखें उदाहरण, तो जैसे कोई भी गाड़ी अचानक चल पड़े तो यात्री
पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाए तो आगे की ओर झुक जाते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हथौड़े के हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। कम्बल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण झरकर नीचे गिर जाते हैं। ये सारा घटना आपका जड़त्व के कारण होता है। छठा बात करें तो यदि पानी से भरे गिलास में एक पोस्ट कार्ड पर एक सिक्का रखें और पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दें तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है, लेकिन सिक्का गिलास में रखे पानी में गिरता है। ये भी आपका जड़त्व के कारण होता है। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उनके फल फूल नीचे गिर जाते हैं, ये भी आपका जड़त्व के कारण होता है। एक लॉन रोलर को गति में लाने में एक या गतिशील रोलर को विराम में लाने के लिए बल की ज़रूरत होती है, तो बनाए रखने के लिए अपेक्षाकृत कम बल की ज़रूरत होती है। ये सर आपका न्यूटन का गणित जड़त्व का नियम से संबंधित था। फिर देखें दूसरा नियम की चर्चा करें तो न्यूटन का दूसरा नियम भी आपका F बराबर ma जो सूत्र निकला है आपका मैग्नीट्यूड मापने के लिए बल का सूत्र, ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम से मिला है। m हो गया वस्तु का द्रव्यमान और ये हो गया आपका त्वरण, तो F बराबर ma होता है। तो फिर आगे देखें तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि इसका परिभाषा न्यूटन ने ही दिया था। अगर इकाई न्यूटन की परिभाषा देखा तो यदि वस्तु 1 kg का हो और उस पर कुछ बल लगाया, उसमें 1 मीटर पर सेकंड का उत्पन्न हो जाए, तो उस बल को हम लोग 1 न्यूटन बल कहेंगे। बल का एक और मात्रक है किग्रा भार। इस बल को गुरुत्वीय मात्रक भी कहते हैं। तो फिर गुरुत्वीय बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। आपका एक किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल वस्तु के भार को कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु है, गुरुत्वीय बल जो पृथ्वी की ओर लगाता है, तो उसको गुरुत्वीय बल के कारण जो उसमें होता है उसको हो जाता है आपको भार बोलते हैं। अगर किसी वस्तु का वजन 1 kg भार है तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखें तो आपका P बराबर संवेग से संवेग का आप देखते हैं। संवेग भी आपका एक सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। P बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुना वेग। P बराबर हो जाता है आपका m और v। तो आपका संवेग सदिश राशि इसका मात्रक हो जाता है kg मीटर पर सेकंड होता है। आवेग की चर्चा करें तो आवेग कोई भी बल वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहता है और समांतराल गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर हो जाता है आपका Ft बल गुना समय अंतराल। न्यूटन की गति का दूसरे नियम से संबंधित कुछ है, देखें। तो आपका हो गया समान वेग से चलती क्रिकेटर टेनिस के गेंद को कैच लेना आसान होता है क्योंकि उसका वजन कम होता है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद लेते समय अपने हाथ को गेंद की दिशा में गतिमान कर लेता है, तो जिससे चोट कम लगे। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। गाड़ी में स्प्रिंग या सौरकर एब्जॉर्बर लगाया जाता है ताकि झटका कम लगे। कराटे खिलाड़ी हाथ के प्रारंभ से ईंट की पट्टी तोड़ सकता है। ऊंची कूद या लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने वाले खिलाड़ियों को चोट न लगे। फिर अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। ये सातों आपका चीज़ हो गया न्यूटन के गति के दूसरे नियम से संबंधित। अब बात करते हैं न्यूटन के गति के तीसरे नियम को। न्यूटन के गति के तीसरे नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया भी नियम कहते हैं। अर्थात कोई भी अगर वस्तु जितनी बल से टकराता है उतनी ही बल से वहां से क्या होता है, टकरा के रिटर्न भी होता है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर जमीन पर कूदने पर नाव को पीछे हटना, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे
बढ़ना, ये सभी न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है। फिर आगे देखते हैं। अब है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम